तो बच्चों हम लोग जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत करेंगे बच्चों। और यहाँ मैं अपना एक स्टेटमेंट आप सभी बच्चों के सामने रखना चाहूँगा। नेचर नेचर का ये मैजिक ही हो सकता है। हम ऐसे कुछ एक स्टेटमेंट दे सकते हैं, है ना। एक नोट हम दे सकते हैं और इसका रीज़न भी बताया जा सकता है ना। तो जैसे आप देख रहे हैं बच्चों कि कार्बन का जो कंपाउंड है ना। कार्बन के जो कंपाउंड हैं उनका नंबर बहुत ज़्यादा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत बड़ी है। उसका रीज़न क्या है? रीज़न उसका है बच्चों की कार्बनिक कंपाउंड वो लिविंग से रिलेटेड है। तो कल के पॉइंट को आइए हम लोग डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो उसके बाद हम लोग नेचर की इस मैजिक को समझेंगे कि अकेले कार्बन की केमिस्ट्री बाकी सभी 117 एलिमेंट की केमिस्ट्री से ज़्यादा है कहीं ना कहीं। तो ऐसा क्यों है और कैसे है और क्यों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? उसका रीज़न सीधा सीधा है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड ही लिविंग बीइंग्स में है और सारा फूड मटेरियल कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है। तो पहली हेडिंग से हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे इसमें। तो जैसे अगर हम डेफिनीशन लिखना चाहें, डेफिनीशन डेफिनीशन तो डेफिनीशन में जैसे अगर हम बोल दें कि स्टडी ऑफ कार्बन, है ना। डिफिनीशन में हम क्या बोल सकते हैं? स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स, है ना। तो एक नॉर्मल और छोटी सी डिफिनीशन यहाँ पर बोली जा सकती है। ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डिफिनीशन, है ना। डिफिनीशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग जो है डिफिनीशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग ये डिफिनीशन हम लोग जानना चाहते हैं, है ना। डिफिनीशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो एक छोटी सी डिफिनीशन इस प्रकार से लिखी जा सकती है बच्चों कि व्हाट स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। तो स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, स्टडी ऑफ hydrocarbons and its derivatives study of hydrocarbons and its derivatives is known as organic chemistry, है ना। तो यहाँ पर एक दूसरी डिफिनीशन भी बच्चों हम देना चाहेंगे, स्टडी ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो यहाँ पर एक दूसरी डिफिनीशन बच्चों हम लोग लिखना चाहेंगे कि स्टडी ऑफ कार्बन, स्टडी ऑफ कार्बन एंड स्टडी ऑफ कार्बन, स्टडी ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स एंड इट्स कंपाउंड्स इट्स कंपाउंड्स एक्सेप्ट 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 ऑक्साइड, एक्सेप्ट ऑक्साइड्स। बच्चों ऑक्साइड में क्या आ जाएगा? CO2 एंड CO, है ना। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। जैसा हमने लिखा स्टडी ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, तो ये कार्बन का कंपाउंड तो है लेकिन ऑर्गेनिक नहीं है। स्टडी ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स एक्सेप्ट ऑक्साइड्स और क्या? सल्फाइड्स,
है ना, सल्फाइड्स, जैसे ये CH2 है ना, कार्बन डाइसल्फाइड, ये कार्बन का तो कंपाउंड है लेकिन ऑर्गेनिक नहीं है, कामा कार्बोनेट, कार्बोनेट। बच्चों कार्बोनेट में भी इसे हम कार्बन का कंपाउंड कह सकते हैं। कार्बोनेट का फार्मूला क्या होगा, MCO3। तो यम की वैल्यू, ये मेटल हो सकता है ना, कार्बोनेट, यम क्या है, मेटल है, जिसकी वैलेंसी क्या है, 2 है ना। तो एंड बाइकार्बोनेट, एंड बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट का फार्मूला हम क्या लिख सकते हैं, M-CO3 है ना, M2-CO3 है ना। यम एंड स्टडी ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स एक्सेप्ट ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट आर कंसीडर्ड अंडर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना, आर नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहां हम लिख सकते हैं आर नोन एज स्टडी, इज नोन एज लिखें तो ज्यादा बेटर होगा, इज कम अंडर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इज कम अंडर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इज कम अंडर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बच्चों इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इज कम अंडर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ये डिफिनीशन बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दी जा सकती है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। स्टडी ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स एक्सेप्ट ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट इज कम अंडर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यम क्या है, यम मेटल है, वो सभी मेटल्स हैं, है ना, वो सभी मेटल्स हैं जिनकी वैलेंसी 2 हो सकती है। यम डैश भी मेटल है, नॉर्मली यम डैश भी क्या है, मेटल है ना। तो यहां पर इसकी वैलेंसी क्या है, इसकी वैलेंसी 2 है, यम डैश की वैलेंसी क्या है, इसकी वैलेंसी 1 है। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड आपने ऑलरेडी सुन रखे होंगे, है ना। जैसे यहाँ पर आपने सुन रखा होगा, है ना, यू कैन से NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, KHCO3 पोटेशियम बाइकार्बोनेट। यहाँ पर बच्चों आपने सुन रखा होगा इस वाले केस में यू कैन से CaCO3, है ना। यहाँ पर आपने सुन रखा होगा MgCO3, है ना। तो इस तरीके से यहाँ से कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, है ना। यहाँ से कार्बोनेट में Na2CO3 भी आ सकता है ना। यहाँ से ओफो ये मिस्टेक हुआ है ना, कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, है ना। तो बाइकार्बोनेट में क्या हो जाएगा, ये यहाँ थोड़ा सुधार कर दिया जाए तो यम डैश, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर यम डैश 2, चलिए तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, MH, सीधा MHCO3, है ना। और यहाँ पर इसकी वैलेंसी 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, लेकिन यहाँ वाले केस में केवल 1 होगी। अब बात पूरी हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर आपने सुन रखा होगा Na2CO3, है ना, Na2CO3। तो ये
सब कंपाउंड में आप देख रहे हैं कार्बन तो है, लेकिन ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत नहीं आएगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हेडिंग डिफिनीशन हम लोगों ने ले लिया है ना कि क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डिफिनीशन। तो जनरली ये डिफिनीशन दी जा सकती है। अब हम लोग क्या चर्चा करेंगे, वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी को दूसरी हेडिंग हमारे पास है वाइटल फोर्स थ्योरी। हेडिंग नंबर जो सेकंड है हमारे पास वो क्या है, वाइटल फोर्स थ्योरी। बहुत छोटी छोटी और मोटी मोटी बातें। बच्चों, मुझे जो भी बच्चे तेज होंगे तो वो इस सबको 2x पर करके देख सकते हैं। टीचर का उद्देश्य होता है बच्चों कि टीचर का उद्देश्य होता है बच्चों कि कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट हमारी बात को बहुत आराम से समझ जाए और वो पढ़ना चाहे तो पढ़ सके और उसका इंटरेस्ट भी पढ़ने में जग जाए। इसमें जो पहला पॉइंट एक जानना चाहिए आपको, वाइटल मीन्स होता है लिविंग। वाइटल मीन्स लिविंग, है ना। वाइटल मीन्स लिविंग, है ना। कोई चीज अगर लिविंग है तो हम उसको वाइटल बोल सकते हैं। ये थ्योरी किसने दिया था, प्रपोज्ड बाई वर्जीलियस। किसने दिया था, वर्जीलियस ने दिया था। ये बहुत बड़े साइंटिस्ट है ना, अपने जमाने के बहुत बड़े साइंटिस्ट वर्जीलियस ने। और ये थ्योरी क्या बताती है बच्चों, ये थ्योरी ये बताती है कि वी कैन नॉट प्रिपेयर ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लेबोरेटरी। थ्योरी क्या बताती है, इसको हम लोग डिफाइन कर लेंगे। अगर कोई हमसे पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय वाइटल फोर्स थ्योरी, तो हम कहेंगे कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी वी कैन से दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स organic compounds cannot be prepared in laboratory, है ना। हम इसे लेबोरेटरी में नहीं बना सकते, है ना। इसी को और दूसरे वर्ड में भी लिखा जा सकता है, विदाउट वाइटल फोर्स वी कैन नॉट प्रिपेयर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, है ना। तो विदाउट वाइटल फोर्स कामा we cannot without vital force we cannot prepare organic compounds, है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये सारे कंपाउंड्स, तो इस प्रकार से भी इसको क्या किया जा सकता है। तो ये सारे सेंटेंस अगर आप एक साथ लिख लेते हैं तो वाइटल फोर्स थ्योरी को आप आराम से समझ सकते हैं। या इसी की मीनिंग क्या है कि ओनली लिविंग बीइंग में ही क्या है, ये बात आपको समझ में आना चाहिए कि जो लिविंग बीइंग है, लिविंग बीइंग्स में क्या पाया जाता है, वाइटल फोर्स पाया जाता है। वाइटल फोर्स क्या है, उनके लिविंग का फोर्स है ना। तो ओनली लिविंग बीइंग कैन प्रिपेयर ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना। तो ये क्या थ्योरी क्या बताती है, ओनली लिविंग बीइंग्स कैन प्रिपेयर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, है ना। तो जो लिविंग बीइंग है वही ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर कर सकते हैं, है ना। नॉन लिविंग मटेरियल से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को नहीं बना सकते, यही यह थ्योरी बताती है ना। परंतु बच्चों, जैसे तुम सब हमारे चेले हो, वैसे ही वर्जीलियस का ही एक चेला होलर ने
फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया को लेबोरेटरी में बना करके इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया, है ना। तो इसके अंतर्गत वाइटल फोर्स थ्योरी हम अपनी दूसरी हेडिंग पढ़ रहे हैं, इन चीजों को मिटा देते हैं। तो वाइटल फोर्स थ्योरी वाज रिजेक्टेड बाय हुलर। यू कैन से कि हुलर जो है, सभी ये एक नॉर्मल सी बात है कि चेला जो है बच्चों गुरु से तेज होता है ना। ये एक नॉर्मल सी बात है कि जो चेला होता है वो गुरु से तेज होता है। अगर मान लीजिए आज नहीं हो तो कुछ समय बाद तो आपको हमसे तेज होना ही होना है, ये फिक्स है ना। तो दिस थ्योरी वाज रिजेक्टेड बाय हुलर। दिस थ्योरी, तो ये पॉइंट इसमें, दिस वाइटल फोर्स थ्योरी, दिस थ्योरी वाज rejected by Huller, है ना। This theory was rejected by Huller। ये वैज्ञानिक हैं, तो इन्होंने ही फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया, है ना। तो इन्होंने ही लेबोरेटरी में फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया। क्या बनाया? फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया, है ना बच्चों। कैसे बनाया इन्होंने बच्चों साइनिक एसिड को अमोनिया के साथ गर्म किया, है ना। तो ये है HOCl को अमोनिया के साथ गर्म किया। आप देख रहे हैं कि ये सभी जो है क्या है, इनऑर्गेनिक है, और इसके साथ हीट करने पर इन्हें मिला अमोनियम साइनेट NH4CnO, अमोनियम साइनेट। और इसमें जब रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन होने से ये यूरिया में बदल जाता है NH2CONH2। तो इस चीज को लेबोरेटरी में बनाया फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड ये क्या है? यूरिया है। यूरिया क्या है बच्चों? फर्स्ट derived organic compound in laboratory by, इसमें कोई लिविंग फोर्स की आवश्यकता नहीं हुई है। फर्स्ट derived organic compound, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी, है ना। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी। तो ये है यूरिया। इसका IUPAC नेम आप लिख सकते हो अमीनोमीथेनामाइड। इसका जो IUPAC नेम है, इसका IUPAC नेम क्या है? वही नेम अब आप आगे पढ़ोगे। इसका IUPAC नेम है अमीनोमीथेनामाइड, है ना, मीथेनामाइड। मुझे लग रहा है स्पेलिंग क्लियर है। AMINOMETHANAMIDE, अमीनोमीथेनामाइड, है ना। तो ये छोटी छोटी बातें। तो दिस थ्योरी वाज रिजेक्टेड बाय हुलर। यह थ्योरी हुलर के द्वारा रिजेक्ट की गई। उसके बाद बहुत सारे वैज्ञानिकों ने बहुत सारे कंपाउंड बनाए। अब एक जरूरत की बात यह है कि यहाँ इस थ्योरी की चर्चा क्यों की गई। अब इसकी कहानी लिखना ठीक नहीं है, वो हम ओरली आपको समझा देते हैं। क्योंकि शुरुआत से ही एक बात महसूस होने लगी थी कि जो कंपाउंड लिविंग में है शायद वो हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, और उनको अगर हम बना सके तो हमारे लिए बेहतरीन होगा।
लेकिन अगर हम क्योंकि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी जो लिविंग में प्रेजेंट हैं, अगर हम उसको बना सकते हैं तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्या होगा, बेनिफिशियल होगा। लेकिन वैज्ञानिकों ने जब प्रयास किया और देखा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बन ही नहीं रहा है, तो बर्जीलियस ने ये थ्योरी पेश कर दिया। तो वैज्ञानिकों में बहुत निराशा प्रकट हुई कि जो मटेरियल हमारे लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है उसको हम बना ही नहीं सकते। तो एक सामान्य सी बात आप समझ सकते होंगे कि जब ये फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड होलर ने बना दिया तो वैज्ञानिकों में एक नई आशा जगी होगी उस समय कि नहीं, जो कंपाउंड जो कि ऑर्गेनिक हैं और वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक हैं, उनको हम लेबोरेटरी में आराम से बना सकते हैं। तो ये वाइटल फोर्स थ्योरी रिजेक्ट कर दी गई। अब आप जानते हैं कि यू कैन से हर मीन्स इतने साइंटिस्ट लगे हुए हैं, आप कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हमेशा नए नए ऑर्गेनिक कंपाउंड बन रहे हैं और अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है ना। तो इसमें अगली हेडिंग जो बच्चों हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं, ओके इसको मिटा दिया जाए। अगली हेडिंग इसमें हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एज अ सेपरेट ब्रांच क्यों सेपरेट किया गया है ना। तो ये वाली हेडिंग को आइए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एज अ सेपरेट ब्रांच क्यों अलग किया गया। तो ये इसका डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुआ है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेपरेटेड एज, है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ट्रीट किया जाने लगा एज सेपरेट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ट्रीटेड एज सेपरेट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। व्हाई? हम ऐसे कुछ छोटा मोटा क्वेश्चन इसमें हेडिंग के रूप में लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए, अब बहुत ही बेसिक सी बातें हैं परंतु शुरुआत से ही हमें चीज़ों को डील करना है। तो ये छोटा सा क्वेश्चन अगर आपके सामने लिख दिया जाए, व्हाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, व्हाई क्वेश्चन, क्वेश्चन के रूप में इसको देख लेंगे ज़्यादा बेटर होगा। व्हाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, व्हाई वाज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेपरेटेड, है ना। व्हाई वाज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, व्हाई वाज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ट्रीटेड एज सेपरेट ब्रांच, है ना, ट्रीटेड एज सेपरेट ब्रांच, सेपरेट ब्रांच, है ना। व्हाई वाज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री treated as separate branch, separate branch of chemistry, of chemistry। तो इससे क्वेश्चन ये है बच्चों की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सेपरेट ब्रांच की तरीके से ट्रीट क्यों किया जाने लगा। तो इसका आंसर जो बनेगा बच्चों, आंसर क्या बनेगा कि नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए। नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये बहुत ज़्यादा हो गए, है ना। और ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिमिलरिटी थी, सिमिलरिटी इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, है ना। इस सभी कंपाउंड में क्या थी, सिमिलरिटी थी।
और इसमें अगर हम विचार करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो मेन बॉन्ड है तो इसमें कोवैलेंट बॉन्ड मेनली प्रेजेंट है ना, मेनली कोवैलेंट बॉन्ड्स, है ना। तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ज़्यादा हो गए, है ना। अब तो इस समय शायद ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा ब्रांचेज हैं, है ना। तो ये मेन रीजन, तो मेन बॉन्ड जो है यहाँ पर क्या है, अब ऐसा नहीं कि कोई आयनिक बॉन्ड नहीं प्रेजेंट होगा, लेकिन जो मेन बॉन्ड है इसमें तो वो कौन सा बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड है ना, कोवैलेंट बॉन्ड है। तो इस वजह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सेपरेट कर दिया गया था और आज तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी ब्रांचेस हैं, है ना। अब फर्दर हमारी रिक्वायरमेंट कहाँ आ गई, अब हम लोगों ने क्या किया है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को की भी ब्रांचेज हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी अलग अलग ब्रांच में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भी ब्रांचें बन चुकी हैं। तो ये वो रीजन थे जिस वजह से, क्योंकि और ये सारे कंपाउंड कहीं ना कहीं लिविंग से, है ना, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, ये भी पॉइंट आप इसमें मेंशन कर सकते हैं कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं तो ये किससे बिलोंग करते हैं, बिलोंग्स टू लिविंग बीइंग्स, है ना, बिलोंग्स लिविंग, है ना। तो लिविंग में जो कंपाउंड है, क्योंकि एक नॉर्मल सी बात है बच्चों की, इंसान जो है कहीं ना कहीं प्रवृत्ति से, हम लोग यू कैन से फिलैंथ्रोपिस्ट तो होते हैं, दानवीर तो होते हैं, लेकिन बच्चों कहीं ना कहीं हमारे अंदर स्वार्थ भी होता है ना। तो इसीलिए ऑर्गेनिक, यहाँ अगर मैं एक नोट मेंशन कर दूं, चलिए एक नोट मेंशन कर देता हूं, तो नोट करके मैं ये मेंशन कर दूंगा कि सभी बच्चों को पता है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो इस समय पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये हमें पता है 118। अगर हम सबको एक तरफ कर दें, यानी यहाँ एक अकेला वन एलिमेंट, है ना, यहाँ पर केवल और केवल वन एलिमेंट, और यहाँ पर 117 एलिमेंट, और ये वन एलिमेंट और ये 117 एलिमेंट, तो ये अकेला कार्बन, और इससे बनती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बच्चों इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहीं ना कहीं ज़्यादा है इन सब की कलेक्टिव केमिस्ट्री से, है ना। 117 एलिमेंट की जो केमिस्ट्री है, इस केमिस्ट्री से, केमिस्ट्री ऑफ 117 एलिमेंट्स, है ना। तो इसका डेवलपमेंट क्यों इतना ज़्यादा हुआ, क्योंकि इसका रीजन ये था, ये अगर इसका रीजन एक लाइन में लिखा जाए कि इसका रीजन क्या है, तो रीजन ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, है ना, ऑर्गेनिक जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बिलोंग्स टू लिविंग बीइंग, है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बिलोंग्स टू लिविंग बीइंग। तो ये लिविंग में चाहे वो प्लांट हो या क्या हो, एनिमल हो, तो इस प्लांट और एनिमल में जितने भी कंपाउंड प्रेजेंट हैं तो मोस्टली क्या है, ऑर्गेनिक ही है। तो इसी वजह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुआ, है ना। तो आइए हम लोग डिफरेंस चेक कर लेते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में। फटाफट हमारी हेडिंग्स बढ़ रही है ना। हमने ये एक्सप्लेन करना चाहा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अकेले एक एटम एलिमेंट की केमिस्ट्री
117 एलिमेंट की केमिस्ट्री से ज़्यादा है। रीजन उसका क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड बिलोंग्स टू लिविंग, उसमें प्लांट और एनिमल दोनों आ जाएंगे, राइट। तो चलिए हम लोग चर्चा करते हैं डिफरेंस बिटवीन, एक अगली हेडिंग जल्दी से फटाफट, बहुत ही मोटी मोटी बातें, लेकिन शुरुआत तो यहीं से होगी इस केमिस्ट्री की, है ना। तो हम लोग जो है डिफरेंस डिफरेंस में की पॉइंट कुछ हम ओनली की पॉइंट नोट कर लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना। तो जो अगली हेडिंग है हमारी वो क्या है? अगली हेडिंग डिफरेंस है ना। डिफरेंस है। डिफरेंस किसमें है? डिफरेंस है हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, है ना। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो इसमें क्या डिफरेंस है की पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। तो यहां पर जनरली कोवैलेंट बॉन्ड, जनरली जनरल डिफरेंस है ना, जनरली क्या प्रेजेंट है इसमें? कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, कोवैलेंट। अब ऐसा नहीं कि इसमें कोऑर्डिनेट और आयनिक नहीं प्रेजेंट है, लेकिन वो बहुत कम है ना। यहां पर जनरली क्या है इसमें? जनरली आयनिक बॉन्ड्स, आयनिक बॉन्ड्स। इसी वजह से अब एक्सेप्शन नहीं, हम यहां जनरल बात लिखेंगे। इसी वजह से जो ये कोवैलेंट कंपाउंड है ना, जो इनको क्या बोला जाएगा? कोवैलेंट कंपाउंड्स, है ना। इनको क्या बोला जाएगा? इनको बोला जाएगा आयनिक कंपाउंड्स, है ना, आयनिक कंपाउंड्स। हमें क्या पता है? हमें ये पता है कि हमें हमें एक रूल पता है ना। हमें जो है एक रूल पता है, यहाँ बीच में हम लोग रूल लिख देते हैं। हमें एक रूल पता है। रूल हमको बच्चों क्या पता है कि ये जो हमारा कोवैलेंट बॉन्ड है, जनरली जो कोवैलेंट बॉन्ड है ना, कोवैलेंट बॉन्ड वीक है किसके रिस्पेक्ट में? आयनिक बॉन्ड के रिस्पेक्ट में, है ना। कोवैलेंट बॉन्ड आयनिक बॉन्ड के रिस्पेक्ट में वीक है, यानी ये आयनिक बॉन्ड क्या है? आयनिक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग है, ये वीक है। इसी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट, है ना, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इसका एमपीटी, है ना, एमपीटी कम होगा, इसका बीपीटी बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, और इसका जो है एमपीटी मेल्टिंग पॉइंट अधिक होगा, इसका जो है बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा, क्योंकि बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होंगे, और बॉन्ड ब्रेक नहीं होंगे तो, है ना, यहाँ पर ये सभी आइसोमेरिज्म शो करते हैं। सो आइसोमेरिज्म, है ना, सो आइसोमेरिज्म। यहां अगर हम बात करें तो एक्सेप्ट, है ना, क्या? एक्सेप्ट कोऑर्डिनेट कंपाउंड, एक्सेप्ट कोऑर्डिनेट कंपाउंड, कोऑर्डिनेट कंपाउंड आइसोमेरिज्म शो करता है। एक्सेप्ट कोऑर्डिनेट कंपाउंड दे डू नॉट शो, दे डू नॉट शो क्या? दे डू नॉट शो व्हाट? आइसोमेरिज्म। तो ये आइसोमेरिज्म नहीं शो करते, है ना। ये सारे कंपाउंड कहाँ प्रेजेंट हैं? लिविंग में, है ना। अगर हम बात करें ये सारे कंपाउंड कहाँ प्रेजेंट हैं? लिविंग में। ये लिविंग से बिलोंग्स टू, ऑर्गेनिक कंपाउंड बिलोंग्स टू लिविंग, है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये डिफरेंस है
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बिलोंग्स टू लिविंग। ये साइन किसका है? बिलोंग्स टू का है। ये साइन किसका है? ये वाला साइन किसका है? बिलोंग्स टू का है। और यहाँ पर जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं दे बिलोंग्स टू नॉन लिविंग, नॉन लिविंग, है ना। तो ये नॉन लिविंग से बिलोंग करेंगे। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आप प्लूरल फुल फॉर्म लिखिएगा, ऊपर नीचे हेडिंग जो है ये आपकी समझने के लिए है ना। तो ये डिफरेंस है। और अगर हम सोर्स की बात कर लें, अगली हेडिंग क्या है? सोर्स की अगर हम बात कर लें यहीं पर, है ना, सोर्स की अगर हम बात कर लें तो लिविंग कोल पेट्रोलियम, है ना, लिविंग कोल पेट्रोलियम ये इसका सोर्स है ऑर्गेनिक का। और सारा नॉन लिविंग जो है वो, अगर हम सोर्स की अगर हम बात करें, सोर्स अगली हेडिंग है हमारी सोर्सेस। तो सोर्सेस में 2 पॉइंट आप लिख सकते हैं बस, वैसे यही संभव था लेकिन चलिए हमने सेपरेट हेडिंग में लिख दिया। जो पहला पॉइंट जो है, ये जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो सोर्स है तो वो अभी पता चल गया कि एक तो लिविंग बींग्स हैं, लिविंग बींग्स। दूसरा क्या है? कोयला है, कोल। तीसरा क्या है? पेट्रोलियम है ना। अब लिविंग में तो दोनों चीजें आ जाएंगी ना भाई, एनिमल भी आ जाएगा और क्या आ जाएगा? प्लांट भी आ जाएगा, प्लांट्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स, है ना। कोल पेट्रोलियम, है ना। और अगर हम नॉन इनऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर हम बात कर लें तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो मेन सोर्स है वो सारे नॉन लिविंग मैटर, है ना, नॉन लिविंग मैटर। नॉन लिविंग जो मैटर है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स है। तो अब यहां पर एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की चर्चा हम कुछ छोटे छोटे कंपाउंड और छोटे छोटे छोटी छोटी चीज़ों के साथ हम कर देते हैं। वैसे तो हम सभी को पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का यूज हर जगह है ना। ये फंडामेंटल साइंस है, तो बिना इस साइंस के तो इस दुनिया में कुछ संभव ही नहीं है। हम यूज को काउंट, इसके एप्लीकेशन को हम काउंट बहुत सारा करवा सकते हैं, लेकिन अभी नॉर्मली जो है अगर ये हेडिंग लिखा जाए तो इसमें कुछ पॉइंट, कुछ की पॉइंट हम लिखना चाहेंगे। जैसे अगर बात किया जाए एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, है ना, तो चलिए इस चैप्टर की लास्ट हेडिंग ये हो जाएगी एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, है ना। तो चलिए हम एक छोटा सा चार्ट बीच में बना करके समझ लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, है ना। तो ये एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये बातें एप्लीकेशन ऑफ, ये लास्ट हेडिंग एप्लीकेशंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है। तो बच्चों यहाँ पर रिसर्च में तो बहुत ही ज़्यादा, है ना। अगर हम बात कर ले, पहले रिसर्च की ही बात कर लें, है ना, तो रिसर्च में बहुत ही ज़्यादा, है ना। पहला एप्लीकेशन क्या है? रिसर्च में ही है। तो रिसर्च में ही क्या है? बहुत ज़्यादा यूज है। जैसे बहुत सारे एलिमेंट, बहुत सारे मटेरियल, है ना, जैसे कार्बन सिरामिक्स, है ना, बहुत सारे मटेरियल जैसे कार्बन सिरामिक्स, है ना, और जैसे ग्राफीन, है ना, जैसे क्या है? ग्राफेन्स है ना। तो कुछ ऐसे नए नए मटेरियल बनाए गए हैं
जो बहुत हाई टेम्परेचर को बियर कर सकते हैं, है ना, कार्बन सिरामिक्स और ग्राफेन्स, है ना। तो ये जो है हाई टेम्परेचर, बहुत हाई टेम्परेचर को बियर करने वाले क्या हैं, मटेरियल हैं, है ना। तो जैसे हम मेडिसिन में देख सकते हैं इसका एप्लीकेशन। यहाँ कुछ उन चीज़ों को आपके सामने लिख दिया जाएगा। ये बहुत ही स्ट्रांग मटेरियल, हाई वेट को ये क्या कर सकता है, बियर कर सकता है, हाई टेम्परेचर को ये बियर कर सकते हैं, है ना। दूसरा हमने क्या कहा, मेडिसिन, हम सभी लोग समझते हैं मेडिसिन में यू कैन से फर्टिलाइजर, है ना, मेडिसिन फर्टिलाइजर, ये वाला जो सेक्टर है ना, इसमें क्या क्या है, इसमें है मेडिसिन है और फर्टिलाइजर है, फर्टिलाइजर्स है, और क्या है, पेस्टिसाइड्स है ना, पेस्टिसाइड्स है। तो इसमें बहुत सारे मटेरियल, जैसे जैसे यहाँ पर ट्राइनाइट्रोटॉलुइन है ना, TNT, है ना, TNT, ट्राइनाइट्रोटॉलुइन, है ना, ट्राइनाइट्रोटॉलुइन, है ना। तो इस प्रकार से इसका छोटा सा स्ट्रक्चर ऐसे है, यू कैन से सिंपली ये जो है ट्राइनाइट्रोटॉलुइन, है ना, यू कैन से CH3, यहाँ पर NO2, यहाँ पर NO2, यहाँ पर NO2, है ना। इसमें जो है DDT का नाम आता है, DDT का यूज किया गया। DDT का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है ना, मुझे लगता है कि सभी बच्चों को ये जो हेडिंग है, एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यहाँ से C, यहाँ से क्या लगा हुआ है, Cl, यहाँ से क्या लगा हुआ है, Cl, और यहाँ से CH, यहाँ से C, तीन क्या है, Cl, Cl और Cl, है ना। तो डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, है ना। तो DDT का फुल फॉर्म क्या है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। इसका फुल फॉर्म क्या है, डाइक्लोरो, है ना, डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ट्राइक्लोरो इथेन, है ना, DDT। तो इस प्रकार से जो है, अब ये विस्फोटक है, ये क्या है, यू कैन से विस्फोटक है ना, एक्सप्लोसिव है। यहाँ से ये मटेरियल क्या है, एक्सप्लोसिव है। मेडिसिन फर्टिलाइजर, ये एक्सप्लोसिव मटेरियल है, एक्सप्लोसिव मटेरियल, ये TNT, है ना। यू कैन से यहाँ से जो है बेकिलाइट, हमारे रोजमर्रा के जीवन में यूज होने वाला मटेरियल, एल्डिहाइड से बना हुआ, है ना, बेकिलाइट। बेकिलाइट किससे बना हुआ, रोज यूजफुल होने वाले मटेरियल में भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, है ना। जैसे हम पूरा ऑटोमोबाइल सेक्टर है ना, ये यू कैन से एग्रीकल्चर में इसका यूज है ना। अगर हम यहाँ पर एप्लीकेशन की बात कर लें तो एग्रीकल्चर में ये सारी चीज़ें एग्रीकल्चर में भी यूज है, एग्रीकल्चर में यूज है ना, इसका एप्लीकेशन है। और है ना, ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी यूज है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी यूज है, 2 3, है ना। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट मटेरियल ऑर्गेनिक बहुत सारे हैं, है ना। और ड्रग्स में भी यहाँ हम लोगों ने देख लिया, है ना, मेडिसिन हो गया, केमिकल इंडस्ट्री हो गई, है ना, क्लोथ इंडस्ट्री हो गई। यहाँ पर जैसे फूड मटेरियल, है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की का यूज किस में है,
फूड मटेरियल में बहुत ज़्यादा है, फूड मटेरियल में। और तो इस प्रकार से जो है बच्चों ये फंडामेंटल साइंस है। इस हेडिंग को चाहिए कि सभी बच्चा पढ़ने का प्रयास करे और इसके विषय में समझे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अब ये पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे जैसे आप पढ़ते रहेंगे तो जगह जगह पर इसका यूज और एप्लीकेशन वो मिलता रहेगा। तो मेरी ऐसे कुछ सेक्टर बांट करके हम डिस्कस कर सकते हैं, है ना। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा बच्चों, यूनिक स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन, है ना। तो यहाँ से जुड़ी हुई कुछ बातें, एप्लीकेशन को हम कुछ इस प्रकार से जो है समराइज कर सकते हैं 3 4 5 पॉइंट में, है ना। ओके, तो हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे व्हाट, नेक्स्ट लेक्चर में यूनिक स्ट्रक्चर ऑफ हम कार्बन को समझने का प्रयास करेंगे, है ना। तो एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, है ना, इन्वायरमेंट को प्यूरिफाई करना, है ना, प्यूरिफिकेशन ऑफ मटेरियल, है ना, यू कैन से सिंपली इन्वायरमेंट, है ना। इन्वायरमेंट में इसको हम, इसका एप्लीकेशन कहाँ है, इन्वायरमेंट, है ना। इन्वायरमेंट में भी इसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एप्लीकेशन है ना। यू कैन से प्यूरिफिकेशन ऑफ मटेरियल, है ना, प्यूरिफिकेशन ऑफ जो हमारे लिए आवश्यक मटेरियल है, तो प्यूरिफिकेशन, है ना, प्यूरिफिकेशन ऑफ रिक्वायर्ड मटेरियल, है ना, रिक्वायर्ड मटेरियल। तो कुल मिलाकर के जैसा हमने कहा कि ये फंडामेंटल साइंस है बच्चों, तो बहुत सारी जगह इसका यूज आपको मिलेगा। तो सभी बच्चों को चाहिए कि इस पर सभी बच्चे इस समय मेटा, एआई, चैट जीपीटी, इन सारी चीज़ों का यूज करते हैं, तो वहाँ से भी इस हेडिंग को फुलफिल करना चाहिए। जैसे आप मेटा, एआई या चैट जीपीटी जो भी आप यूज करते हों, वहाँ आप जाएं और लिखें एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो वो कीवर्ड के साथ बहुत सारी चीज़ें देगा। और मैं चाहूँगा वरुण बेटा कि आप इसको वहाँ से भी मेंशन करें और कुछ आवश्यक की पॉइंट जो वहाँ दिए गए हों उसे भी आप नोट करें। तो यूनिक स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन में जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस चीज़ को देखेंगे, राइट।